स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लीगल जीके का एक नया सेशन लेकर आ चुका हूं। लीगल जीके हमारा 40 नंबर पे हमारा जो अपनी क्लास आज हम लेंगे। तो आज हमारे टॉप 10 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके जुडिशरी एग्जाम्स 2023 में होने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जितने भी मैं जजमेंट्स बताऊंगा उसको कहानी के रूप में अपना कनेक्ट करके याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी आती है कि बच्चे जो है ना अपना बस रट्टाफिकेशन करते हैं जजमेंट्स को याद करने के लिए। तो अगर आप अपना थोड़ा सा कनेक्ट होके स्टोरी समझ के कहानी के रूप में अगर आप समझोगे ना, तो कभी जजमेंट आप भूलोगे नहीं, याद रखिएगा। तो आज के जो जजमेंट्स रहेंगे वो 10 जजमेंट रहेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। और इसकी फ्री पीडीएफ जो है ना, आप लोग मेरे एप्लीकेशन गूगल पे स्टोर पे डाउनलोड करके इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट पीडीएफ 10 के 10 जजमेंट्स की पा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ये है कि आप अपनी मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपना लीगल जीके का सेशन नंबर 40 शुरू करते हैं। और मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत टाइम के बाद मैं अपना लीगल जीके का सेशन नया वाला लेकर आ रहा हूँ, बट लाना तो था ही, कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं लेकर नहीं आ पा रहा था। तो अब हमारी जो लीगल जीके की सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जजमेंट आता है हमारा अरुणचला गुंडूर वर्सेस पुन्नु स्वामी 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये जजमेंट जो है हमारा सेक्शन नंबर 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के रिगार्डिंग आता है। अब ये जो जजमेंट है ना, इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी होती है हमारे को कनेक्ट करके समझना होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति अपना मर गया था। उसने कोई भी अपनी विल बनाकर छोड़ के नहीं गया था और कोई भी वसीयत अपनी बनाकर नहीं छोड़कर गया था। तो अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट, कि ये व्यक्ति की डेथ हो गई है, इंटरस्टेट डेथ हो गई है, कि इसने जो है कोई भी अपनी वसीयत बनाकर नहीं छोड़ी हुई है। अब इस केस में प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन होने में इजीली भी हो जाता है अगर कोई फैमिली मेंबर अपना डिस्प्यूट अराइज नहीं करता है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज जो है वो दो तरह की होती है, एक अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एक अपना पैतृक संपत्ति जिसे हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इस केस के अंदर जो है ना हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसकी विल के जरिए आप किसी को मतलब दे नहीं सकते हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, जो पीछे से आपके पूर्वजों के द्वारा आपको मिली होती है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2005 के अंदर क्लियर शब्दों में बात बोल दी थी कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसके अंदर अधिकार डॉटर्स का भी होता है। तो डॉटर्स जो हैं अपना पैतृक संपत्ति के अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदार होती हैं, उनको भी हिस्सा पूरे तौर पे मिलता ही मिलता है। सेक्शन नंबर 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के अंदर ये बात क्लियर कर दी थी। अब मुद्दे की बात यहाँ पे जो मैं आपको ये केस बता रहा हूँ अरुणचला गुंडूर वर्सेस पुन्नु स्वामी के अंदर, क्या हुआ था कि एक जो व्यक्ति था वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद में छोड़कर चला गया था और उसने कोई वसीयत बनाई नहीं थी। अब यहाँ पे जो उसकी एक डॉटर भी थी। अब डॉटर जो है अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अपना हिस्से क्लेम कर रही थी, करेगी और अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा क्लेम करेगी 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्लियर बोल दिया था। अब इशू ये आया था सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। अब और जो डॉटर थी उसके एक चाचा जी थे और उन चाचा जी के कुछ बच्चे भी थे। तो बच्चों ने बोला कि भाई देखो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये जो डॉटर है ये क्लेम कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो भी व्यक्ति मरा है उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना उसका हिस्सा हमें मिलना चाहिए, चाचा के बच्चों को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो सुप्रीम कोर्ट के जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई अपना जजमेंट नहीं दिया हुआ है और कोई कानून ने भी इसके बारे में बात नहीं करी हुई है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी पूरी डॉटर की होगी, ऐसा कुछ बोला हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में इस बात को क्लियर कर दिया था कि भाई जब ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में जजमेंट दिया था ना, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। डॉटर्स जो है अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी पूरा का पूरा हिस्सेदार होती हैं, पूरी की पूरी हक रखती हैं और जो भी अपना सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जो भी हिस्सा बनता है वो डॉटर्स को भी प्योरली बेसिस पे पूरा का पूरा जरूर मिलता है। तो यही बात मैंने आपको अपने सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में बोली थी। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ डॉटर कैन इनहेरिट्स द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फादर इफ फादर डाइज विदाउट राइटिंग अ विल इंटरस्टेट। ये क्लियर शब्दों में बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपना। हमारा जो है ये सेकंड जजमेंट आता है राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। अब इस केस के अंदर जो है हमारा सीआरपीसी सेक्शन नंबर 173 ऑफ पुलिस रिपोर्ट के बारे में ये केस के बारे में बात आती है। एंड यहाँ पे मुद्दा ये आया था कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी और व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया था और अपनी एक चार्जशीट फ्रेम कर दी थी, चार्जशीट फाइल कर दी थी कोर्ट के अंदर उस व्यक्ति को एक्यूज बनाते हुए। अब एक्यूज ने क्लेम करा था कि जज साहब जो ये पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है बिल्कुल बेकार इन्वेस्टिगेशन करी है, बिल्कुल गलत इन्वेस्टिगेशन करी है और मुझे जो है एक्विटल करा जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन हुआ सुप्रीम कोर्ट के आगे कि जो पुलिस अपनी चार्जशीट लेके आती है अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर, उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होती है।
ये मुद्दे वाले क्वेश्चन यहाँ पे सामने आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्लियर शब्दों में जवाब दिया था कि भाई जो पुलिस की अपनी रिपोर्ट होती है ना 173 वाली, उसकी कोई भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। तो कोर्ट जो है पुलिस रिपोर्ट के आधार पे ना तो एक्विटल दे सकता है, ना तो कन्विक्शन दे सकता है। तो ऐसा कोई भी मतलब यहाँ पे सेंस नहीं होता है। इट इज मियरली ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये बस एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन होती है कि जज साहब हमारे मुताबिक तो ये निकला है रिजल्ट, ठीक है, ये बस ओपिनियन होती है। तो कोई भी एक्विटल, कोई भी कन्विक्शन ग्रांट करी नहीं जा सकती है केवल और केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पे। तो अगर राजेश यादव आपको लगता है कि आप इनोसेंट हो तो आप प्रूव कर देना अपने आप को इनोसेंट, बात खत्म हो जाती है। दैट्स इट। तो ये हुआ था। अब एक आता है हमारा 2022 सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा ये इंपॉर्टेंट केस है। ये सारे इंपॉर्टेंट केस है, मैं बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे बता रहा हूँ। जो भी ये केस मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो थर्ड केस है लुकोज जकारी वर्सेस जोसेफ एंड अदर्स 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये भी सीआरपीसी 173 का ही केस है। क्या हुआ था कि एक केस के अंदर पुलिस अपनी चार्जशीट लेके आई 173 क्लॉज 2 के अंदर। फिर पुलिस ने क्या करा, अपना एडिशनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट सप्लीमेंट्री जिसे हम कहते हैं अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 के अंदर, वो भी फाइल कर दी, ठीक है। तो दो रिपोर्ट हो गई, एक तो इनिशियल वाली 173 क्लॉज 2 वाली और एक अपना सप्लीमेंट्री वाली। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई कौन सी रिपोर्ट को मानेंगे। अगर मैजिस्ट्रेट साहब के पास दो रिपोर्ट आ गई हैं तो मैजिस्ट्रेट साहब कौन सी वाली रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे, दोनों को करेंगे, पहली वाली को करेंगे, बाद वाली को करेंगे, मतलब क्या होगा, फाइनल रिपोर्ट कौन सी मानी जाएगी, मतलब फाइनली कौन सी कंक्लूड करके अपना जजमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कोर्ट के आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये ना मैजिस्ट्रेट साहब की, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी होती है कि वो कंसीडर करेंगे दोनों रिपोर्ट्स को। जो इनिशियल रिपोर्ट सबमिट करी गई है 173 क्लॉज 2 के अंदर, वो भी कंसीडर करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, और जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 173 क्लॉज 8 के अंदर फाइल करी गई है उसको भी पढ़ेंगे। तो दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद में, एग्जामिन करने के बाद में अपने फिर जो भी ग्राउंड्स आएंगे, जो भी चीज लगती है, फिर अपना आगे चल के अपना जो भी प्रक्रिया बनती है कोर्ट की, उसको फॉलो अप करा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 173 क्लॉज 2 एंड 173 क्लॉज 8 को, दोनों रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई 173 क्लॉज 8 के अंदर जो रिपोर्ट आई है पुरानी वाली रिपोर्ट, हम 173 क्लॉज 2 वाली को फेंक देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर केस के अंदर अराइज हुए थे। ये भी बात आ जाती है। नेक्स्ट केस की मैं बात करूं, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आरडी शर्मा। ये आरडी शर्मा हमारे 12th के आरडी शर्मा नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आरडी शर्मा 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इस केस के अंदर जो है मुद्दे वाली बात क्या हुई थी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अंडर आर्टिकल 14। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जैसे एक जॉब निकलती है, तो जॉब में जो भी कोई व्यक्ति को पोस्ट दी जाएगी तो उस व्यक्ति को उतना ही पे मिलना चाहिए जितना मुझे मिल रहा है। जो अगर मैं पोस्ट पे बैठा हूं, तो अगर मेरे साइड में कोई चेयर खाली है, अगर उसको अपॉइंट करके कंपनी वाले हायर करते हैं तो उसको भी उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितनी मुझे मिल रही है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 के अंदर डाला जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्ली लगाई गई थी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब एक बात बताओ, ऐसा करना सही रहेगा? यार ऐसा तो करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, तो मैं फ्रेशर के तौर पे अगर पोस्ट लेता हूँ तो मेरे को सैलरी फ्रेशर वाली मिलेगी। अब मेरी बराबर वाली चेयर पे पोजीशन सेम है, लेकिन वो एक्सपीरियंस व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको भी सैलरी के फ्रेशर वाली मिलेगी या एक्सपीरियंस वाली मिलेगी? ऑब्वियसली एक्सपीरियंस वाली सैलरी मिलनी चाहिए यार उसे, सीधी सी बात है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो हिसाब यहाँ पे हम अगर फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल में 14 का इसको डालेंगे तो गलत होगा। ये तो एक तरह से साफ तौर पे गलत है कि ऐसे तो फिर स्पेशलाइजेशन का, एक्सपीरियंस का कोई सेंस रह ही नहीं जाएगा। तो ये मेरे मुताबिक बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इसके बारे में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देखो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है ना, हमारा फंडामेंटल राइट तो कभी हो ही नहीं सकता जीवन में, आर्टिकल नंबर 14 में इसको डाल ही नहीं सकते कभी जीवन में, याद रखिएगा। बट ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये अचीव होना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि सरकार अगर कोई नौकरी वगैरह लेके आ रही है तो कुछ अपना डीपीएसपी के तौर पे कुछ ऐसा एडवांसमेंट लेकर आए और इसको अचीव करा जाए सरकार के द्वारा। बट इसको फंडामेंटल राइट हम बोले जाए, सॉरी, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस आरडी शर्मा 2022 सुप्रीम कोर्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि आप लोग अगर मेरे एप्लीकेशन के ऊपर आओगे, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के ऊपर, तो यहाँ पर आपको एविडेंस एक्ट का बैच देखने को मिलेगा और एक सीपीसी का बैच देखने को मिलेगा। सीपीसी का बैच हमारा कुछ टाइम का बचा है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस में देखना चाहते हो, मैं आपको दिल से बोलूंगा, सीपीसी अगर आपने मेरे बैचेस के अंदर अपना कंसीडर करा तो आप बहुत अपना ब्लेस्ड फील करोगे। आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक प्रोविजन, एक एक आर्टिकल, एक एक ऑर्डर और एक एक रूल्स जो होते हैं, सारी कंप्लीट चीजें मैंने आपको बहुत डेप्थ में पढ़ा रखी है। और जो लेटेस्ट अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं वो भी साथ साथ, मेंस के जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो भी साथ साथ मैंने कंसिडरेबल में करवाए हैं। और ऐसे ही मैंने अभी अपना एविडेंस एक्ट का बैच लॉन्च करा है, तो वैसे ही मैं अपना एविडेंस एक्ट की क्लासेस भी रन कर रहा हूँ। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 30% आपको डिस्काउंट स्टार्टिंग पे ही एकदम मिल जाएगा, याद रखिएगा। और जो लोग अपना एआईबी का पेपर देने जा रहे हैं और वो कंफ्यूज है कि यार मैं अपना प्रीवियस ईयर के पेपर्स कहाँ से लेऊंगा,
तो उनके लिए भी मैंने बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ हूँ। तो आप लोग मेरे पास एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के 14 सालों के प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज आपको विद आंसर कीज, ऑब्वियस आंसर कीज के साथ में आपको ऑफिशियल वाले पेपर्स सारे के सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे जो मैंने लीगल ड्राफ्ट भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, 8,000 प्लस ये लीगल ड्राफ्ट है। ये आपको प्राइस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 500 रुपीज पे करने हैं केवल, ठीक है, वो सब टैक्स वैक्स लगा के 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, याद रखिएगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, लाइफ टाइम। आप कहीं पे भी ओपन करो, कहीं पे भी शेयर करो, कहीं पे भी कैसे भी आप इस्तेमाल करके अपने लीगल ड्राफ्ट को, एडिटेबल होते हैं, 100% एक्यूरेट होते हैं सारे के सारे, सिविल क्रिमिनल एग्रीमेंट्स वगैरह सारे आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हो। और जो मैंने आपको ये अभी पढ़ा रहा हूँ, इसकी भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड करने के बाद में मिल जाएगी, याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये केस हमारा स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस जोगिंदर 2022 सुप्रीम कोर्ट दाऊडी का केस है। क्या हुआ था कि जो लड़की जो थी, जिस जहाँ पे शादी करके गई थी, तो वो अपना हस्बैंड और उसके हस्बैंड के अपने फैमिली वाले, वो वाइफ को ना, वो अपना घर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार वाले ने वाइफ को थोड़ा सा बोला कि भाई अपने घर वालों से तुम पैसे मांग लो थोड़े, क्योंकि हम अपना घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमारे को ज़रूरत है। तो बढ़ता गया, हैरेसमेंट बढ़ता गया, टॉर्चर बढ़ता गया। तो एक टाइम आया, वाइफ ने सुसाइड अपना कमिट कर लिया, ठीक है। अब वाइफ ने जो अपना सुसाइड कमिट कर लिया, तो उसके बाद भाई अब डेथ हो गई। तो यहाँ पे अब हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों को पकड़ लिया गया, अबेटमेंट टू सुसाइड, और यहाँ पे 498A वगैरह वगैरह चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आया कि जो इन लॉज डिमांड कर रहे हैं पैसा अपनी बहू से या अपनी वाइफ के घर वालों से, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, क्या ये हमारा फोन डाउरी के अंदर कवर होगा? पहला पार्ट। दूसरी बात, अगर क्या यहाँ पे 498A ऑफ आईपीसी का प्रोविजन लगाया जा सकता है, चार्जेस लगाए जा सकते हैं? ये दो क्वेश्चन सामने आए थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो, पहली बात, डाउरी की डेफिनेशन हमारे को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर डिफाइन करी हुई है। तो वो क्या बताता है कि डाउरी का मतलब होता है कि एक्सचेंज ऑफ मनी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टरवर्ड्स। तो वो हमारा डाउरी माना जाता है कि शादी के टाइम पे, शादी हो जाने के बाद में, कि अगर पैसों का लेन देन की डिमांड होता है, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी का डिमांड होता है, तो वो सारी चीजें डाउरी में है। तो अगर जो हस्बैंड और हस्बैंड के घर वाले वाइफ के घर वालों से पैसे की मांग कर रहे हैं घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो डाउरी है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया। अब ये डाउरी है, तो अगर वाइफ ने अपनी डेथ कमिट कर लिया है, तो वैसे केस में ये अपना 498A ऑफ आईपीसी के अंदर आएगा, क्योंकि ये मेंटल क्रुएल्टी एक 498A के अंदर मेंटल क्रुएल्टी है, और इसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों के ऊपर 498A ऑफ आईपीसी का ये चार्ज लगाते हुए अपना इनको कन्विक्शन दे दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्लियर तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का जवाब क्लैरिफाई कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। जैकोब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि पर्सनल ऑटोनॉमी वर्सेस मेडिकल इमरजेंसी, कोविड-19 के टाइम पे बता रहा हूँ क्या हुआ था। नहीं, जब सरकार ने अपनी वैक्सीन लेके आए थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया हम तो वैक्सीन लगाएंगे नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये तो वैक्सीन बहुत बेकार है, कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार बहुत जल्दी में वैक्सीन लेके आई है, कुछ लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन का अच्छे से टेस्ट हुआ नहीं है, वगैरह वगैरह अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे हर बहुत जगह पे मैंडेटरी भी कर दिया था कि अगर आपने जो अपना वैक्सीन नहीं लगवा रखी होगी, तो आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं है, आप फ्लाइट नहीं पकड़ सकते, आप दूसरे देश में नहीं जा सकते, आप इंडिया में कहीं यहाँ पे नहीं आ सकते, कोविड-19 का सर्टिफिकेट आपको लगवा लेके आना बहुत जरूरी है, वगैरह वगैरह। ऐसे यहाँ पे एक तरह से मैंडेटरी यहाँ पे कर रखा था। तो यहाँ पे एक बंदे ने क्या करा, जैकोब पुनियल ने क्या है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि जैसा भी, तो बहुत गलत बात है भाई, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मेरी मर्जी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई सरकार मेरे को बंदिश नहीं लगा सकती कि मुझे ये दवाई लेनी ही पड़ेगी, मुझे ये दवाई लगवानी ही पड़ेगी। भाई मेरी बॉडी है, मेरे को लगवानी है तो मैं लगवाऊंगा, मेरे को नहीं लगवानी है तो मैं नहीं लगवाऊंगा। मेरे को अपनी सेफ्टी अपने हाथ में खुद रखनी है, मैं सरकार को तो अपनी सेफ्टी दे नहीं सकता रखने के लिए, वगैरह वगैरह। तो मेरी भी एक नाम पर्सनल ऑटोनॉमी है। पर्सनल ऑटोनॉमी का मतलब मेरी भी एक अपना इच्छा है कि भाई मैं क्या करूँ अपनी बॉडी के लिए, क्या ना करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर्टिकुलर जवाब को क्लैरिफाई, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से मांग करी थी जैकोब ने कि जैसा आप सरकार को बोलिए कि ऐसा मैंडेटरी ना करे, ठीक है, गाइडलाइंस इशू करिए, डायरेक्शंस इशू करिए, वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि भाई देखो, पर्सनल ऑटोनॉमी जो तुम कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं बात, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लिबर्टी के लिए, और ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी एक्शन लेके ये छीना नहीं जा सकता है, ये हम भी मानते हैं बात। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया, और साथ में रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम कोई डायरेक्शंस सरकार को इशू नहीं कर रहे, बट हम बस सजेशंस इशू कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पर्सनल ऑटोनॉमी और मेडिकल इमरजेंसी, भाई अगर देश में मेडिकल इमरजेंसी आ रखी है, बहुत बुरी तरह से बीमारियां फैली हुई है पूरे देश के अंदर, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति का हम ऑटोनॉमी इतनी
क्लियर तरीके से नहीं देख सकते हैं कि भैया आपको वैक्सीन लगवानी है तो आ जाओ, आपको नहीं लगवानी है ठीक है मत लगवाओ, क्योंकि उस एक व्यक्ति के मना करने की वजह से हो सकता है कि वो बीमारी उस एक इकलौते व्यक्ति की वजह से 50 जनों को और फैल जाए, तो एक व्यक्ति की वजह से 50 लोग और इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के अंदर कभी ना कभी ऑटोनॉमी को थोड़ा सा दबाया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था, लेकिन जो देखने के लिए अगर हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप लोग भी अपना ये माहौल के अंदर देखते हुए आए हो, जीते हुए आए हो, मैं भी जीता हुआ आया हूँ, तो उसके बेसिस पे हम ये चीज़ को देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक साइड तो बोला था कि भाई देखो पर्सनल ये पर्सनल ऑटोनॉमी बहुत बढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दूसरी साइड बोल दिया कि हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, हम सरकार को डायरेक्शन दे नहीं रहे। तो डबल बात करी थी, ठीक है? कभी-कभी होता है ऐसा। अब ये ये एक नया जजमेंट था, महेश लाल एनवाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2022, अपना केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये आर्टिकल नंबर 20, एक्यूज्ड हैज फंडामेंटल राइट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब ये है कि 2022 में ना केरला हाई कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, और ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या कि वॉइस सैंपल होते हैं, जैसे मेरी आवाज़ है, तो पुलिस वाले ने मुझे अगर अरेस्ट कर लिया, तो मेरी वॉइस सैंपल पुलिस वाले मेरे से कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और दूसरी बात, अगर मैं खुद अपनी वॉइस सैंपल दे रहा हूँ, तो मैं क्या खुद ही अपना सबूत अपने आप को अपराधी प्रूव करवाने के लिए दे रहा हूँ क्या कोर्ट के अंदर? क्या ये माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इस बात को केरला हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन अराइज़ हुआ था। पहली बार एक तरीके से वॉइस सैंपल के ऊपर एक प्योरली जजमेंट आया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैन एक्यूज्ड डिनाइड टू गिव वॉइस सैंपल? कैन वॉइस सैंपल बी टेकन फोर्सफुली? इज़ इट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल नंबर 20? ये सब बात आई थे। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड इज़ इमैटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग वॉइस सैंपल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई देखो, एक्यूज अपनी कंसर्न दे रहा है तो ठीक है, एक्यूज अपनी कंसर्न नहीं दे रहा है तो ठीक है, यहाँ पे वॉइस सैंपल पुलिस ले सकती है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये आर्टिकल नंबर 20 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पे ये क्लैरिफाई कर दिया था, और इंपॉर्टेंट जजमेंट है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2022 सुप्रीम कोर्ट। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, याद रखिएगा। क्या हुआ था कि एक लड़की थी, वो अपना पार्टनर के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, एंड शी वाज गॉट प्रेग्नेंट, एंड उसके बाद उसका पार्टनर ने उसको छोड़ दिया था बिकॉज कि मैं शादी तुमसे नहीं करूंगा या एक्स वाई जेड कोई भी रीजन से। तो लड़की ने अपनी प्रेगनेंसी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए इच्छा नहीं रखी, शी वांट टू अबॉर्ट हर चाइल्ड। Now question arises when she visited the hospital personals told to the particular girl that she but कि हम भाई आपका अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारे को ये मान्यता नहीं देता है। अगर आपको प्रेगनेंसी करवानी है तो आप अपने लिव इन अपने कंसेंट आपके अलावा और आपके फैमिली मेंबर की या आपके हस्बैंड की या किसी अन्य व्यक्ति की भी लेनी जरूरी है। केवल आप अपना मुंह आ गई एकदम कि मेरा अबॉर्शन कर दो, इट इज नॉट परमिशेबल एज पर दी लॉ। तो इस सुप्रीम कोर्ट में बात गई यार। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये डिस्टिंक्शन बना रखा है ना मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन के लिए विद रिगार्ड्स टू द अबॉर्शन अंडर द एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट वायलेट्स आर्टिकल नंबर 14। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो ये परमिशन वगैरह की बात है ना कि भाई तुम मैरिड हो तो तुम्हारे हस्बैंड की कंसेंट, तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारे फैमिली मेंबर की कंसेंट वगैरह वगैरह, तो ये सब हरकतें करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है इसके अंदर जो ये प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 का ये वायलेशन अपना करता है। तो हम भाई इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना बोल के क्लैरिफाई कर दिया है। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो अनमैरिड वुमेन है ना उनके पास भी अपना पूरा का पूरा इक्वल अधिकार है एबॉर्शन कराने का। बिल्कुल वो एबॉर्शन अपने खुद की कंसेंट से एबॉर्शन करा सकती हैं। इनको किसी भी हस्बैंड की, किसी भी फैमिली मेंबर की, किसी भी लिव इन पार्टनर की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। बात खत्म, ये बोल दिया गया था। अब एक और हम अपना सेकंड लास्ट जजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिजाब बैन केस। दिस इज द इंपॉर्टेंट जजमेंट। आइशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 सुप्रीम कोर्ट। आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कर्नाटक के अपना एक स्कूल ने नोटिफिकेशन जारी करी थी, एक नोटिस इशू करा था कि जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं उनको हिजाब पहन के स्कूल में आने के लिए अनुमति नहीं है। तो अगर आपको स्कूल के अंदर पढ़ाई करनी है तो आपको हिजाब पहनकर नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसा अपना एक कर्नाटका स्कूल ने नोटिस इशू करा था। फिर ये केस अपना होते 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 अपना प्रोटेस्ट हुए थे। प्रोटेस्ट होते होते फिर यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल हुई थी। कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना बोला था कि भाई देखो, जो स्कूल ने अपना कर्नाटका स्कूल ने अपना जो ये नोटिस इशू करा है ये बिल्कुल ठीक नोटिस है, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्टिकल नंबर 25 राइट टू एजुकेशन जो होता है ये हम इसके अंदर जो है रिलीजन का पर्सपेक्टिव हम इसको नहीं मानते हैं, और इस्लाम के अंदर भी
हिजाब पहनना जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है, तो इस केस में आपको हिजाब पहनना अपने स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर, जो ये स्कूल के द्वारा नोटिस इशू करा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। और इस्लाम के अंदर भी आपका हिजाब पहनना इज़ नॉट अ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसा उन्होंने क्लियर तौर पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया था। तो बहुत सारे लोग नाखुश हुए, तो इसके बाद अब ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच बैठी थी इस केस को सुनवाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ने क्या करा, स्प्लिट जजमेंट अपना इश्यू कर दिया। एक जज ने बोला कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट सही है, एक जज ने बोला कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है। अब मैं नाम बता देता हूँ जस्टिस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता जी, इन्होंने बोला कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट जो है ना, वो बिल्कुल बढ़िया जजमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि इस्लाम के अंदर अपना हिजाब पहनना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं होती है। तो ये सब बोल के उन्होंने क्लियर कर दिया था। और जो पिटीशन फाइल हुई थी, तो ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता जी के द्वारा डिसमिस कर दी गई थी। लेकिन जो ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे, इन्होंने बोला कि भाई जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है ना, वो गलत है, उसको रिवर्स कर दिया। तो उन्होंने बोला था कि भाई ये राइट टू ये एजुकेशन, आर्टिकल 25, इस्लाम और एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रैक्टिस, हिजाब, ये सब बातें बोलने की थी ही नहीं। ये सब कहानी बनाने की चीज़ है ही नहीं। इन बातों में जाने की ज़रूरत थी ही नहीं। ये ऑनरेबल हमारे जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा बोला गया था। ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु जी के द्वारा ये क्लियर तौर पे बोला गया था कि भई यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट को अपना जजमेंट के दौरान बस इतनी सी बात क्लियर बोल देनी चाहिए थी, उसी से सारा मामला सॉल्व हो जाता। क्या? कि देयर इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। भाई अगर किसी को हिजाब पहनना है, पहनो, किसी को नहीं पहनना है, मत पहनो। आपके लिए एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रैक्टिस है अगर इस्लाम के अंदर, तो आप पहनो। आप अगर मुस्लिम हो, लेकिन आप अगर नहीं मानते एज़ एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रैक्टिस, तो आप मत पहनो। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे इस्लाम, आर्टिकल 25, ये वो डालने की बातें कुछ थी ही नहीं, सेंसलेस बातें थी कि वेदर दे वांट टू वियर हिजाब और नॉट, इट इज देयर इंडिविजुअल्स चॉइस, दैट्स इट। यहाँ पे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सालों से चलता आ रहा है ये चलन तो भाई। बट आज एकदम यहाँ पे ये पॉइंट को इशू करके ये कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोई सेंस थी ही नहीं। ऐसा जजमेंट, ऐसा जो है सुधांशु धूलिया जी के द्वारा अपना बोला गया था। तो स्प्लिट जजमेंट था, कोई फाइनल कंक्लूजन निकला नहीं कि एक जज ने कुछ और कहा है, एक जज साहब ने कुछ और कहा है। तो ये गया, ये रेफर करा गया था लार्जर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को। हालांकि अब अभी तक कुछ हुआ नहीं है, 2023 अब तक आ गया है, तो अब देखो कब तक इसका सुनवाई आगे चलती है, क्या नहीं चलती है, देखा जाएगा। बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बट फाइनली अभी ये स्प्लिट जजमेंट आया था, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लास्ट जजमेंट की। स्मृति तुकाराम बडाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 सुप्रीम कोर्ट। वर्नेबल विटनेस यहाँ पे होता है। वर्नेबल विटनेस का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा कोई भी विटनेस जो जज के क्वेश्चन को समझ पा रहा है और जो उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन समझ पा रहा है और सही सही जवाब अपना दे रहा है, तो उसको हम वर्नेबल विटनेस बोलते हैं। और वर्नेबल विटनेस का मतलब एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि कोई ऐसा विटनेस जिसको बहुत अच्छे से बहलाया फुसलाया जा सकता है, जिसको बहुत अच्छे से लीड किया जा सकता है, उसको बोलते हैं वर्नेबल विटनेस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, जो चाइल्ड विटनेस होता है ना, चाइल्ड विटनेस को हम जो है वर्नेबल विटनेस के तौर पे मानेंगे कि भाई उसको चॉकलेट दिखाओ, वो उसकी सगा हो जाएगा, उसको टॉय दिखाओ, वो चाइल्ड विटनेस उससे सगा हो जाएगा। तो चाइल्ड विटनेस जो है कानून की नज़र में वर्नेबल विटनेस है, क्योंकि इसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चॉकलेट और टॉय का एग्जांपल नहीं दिया था, वो मैंने आपको समझाने के लिए, कि ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे उस तौर पे कि वर्नेबल विटनेस का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी क्या कहा था। ठीक है, कि चाइल्ड विटनेस को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, विक्टिम ऑफ सेक्सुअली असॉल्ट जो विक्टिम्स होती हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उनको भी इजीली मतलब मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो वो सब विक्टिम, मेंटली रिटार्डेड पर्सन भी क्या है, वर्नेबल विटनेस की कैटेगरी में आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअली असॉल्ट हमारे वर्नेबल विटनेस में आएंगे? जी हाँ, स्मृति तुकाराम वर्सेस बडाडे, ये बडाडे एक नाम है, कीवर्ड ऐसे याद रख लेना, स्मृति तुकाराम बडाडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था हाँ जी भाई, चाइल्ड विटनेस है, हाँ जी भाई, मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, हाँ जी भाई। तो ये है हाँ आज का हमारा लीगल जीके का सेशन। आई होप आपको लीगल जीके का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा लीगल जीके के सेशंस देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करके मेरे को जरूर बताएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, पीओवी आपका कैसा है, आपको पसंद आई है या नहीं आई है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।